जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल PRX मैथ GS। देखिए, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे कोशिका क्या होता है और कोशिका में कितने सारे अंग पाए जाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका कहते किसको है। देखिए, कोशिका किसको बोलते हैं। देखिए, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी अंग नहीं होती है। लड़कों में ये कन्फ्यूजन होता है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी अंग है। नहीं, ये सबसे छोटी अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। इकाई कैसे समझिएगा जैसे समझिए, जैसे कोई भी जो दीवार होता है, आप दीवार को गौर से देखे होंगे तो कोई भी दीवार किससे मिलकर बना होता है? कोई भी दीवार ईंटों से मिलकर बना होता है। तो दीवार का इकाई क्या हो गया? दीवार का इकाई हो गया ईंट। दीवार का इकाई क्या हो गया? ईंट हो गया। ठीक है, उसी तरह हमारे शरीर की इकाई क्या होती है? हमारे शरीर की छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक है, हमारे शरीर की छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका क्या होती है? ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। पूरी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जिस तरह से आपके घर में दीवार जो होता है ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो ईंट को आप कोशिका मान लीजिए। ईंट को क्या मान लीजिए? कोशिका मान लीजिए। बहुत सारा ईंट मिलता है तो दीवार बनता है, फिर बहुत सारा दीवार मिलता है तो रूम बनता है, और बहुत सारा रूम मिलता है तो क्या बन जाता है? घर बन जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारा जब कोशिका मिलता है तो कोशिका, बहुत सारा सेल यानी कि कोशिका मिलता है तो टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है, यानी कि ऊतक। बहुत सारा ऊतक मिलता है तो ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। फिर बहुत सारा ऑर्गन मिल जाता है तो बॉडी पार्ट्स बनता है। क्या बनता है? बॉडी पार्ट्स। ठीक है, चलिए कोशिका का अध्ययन। देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, क्योंकि कोशिका को बायोलॉजी में साइटो बोला जाता है, इसीलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। फिर कोशिका की खोज। कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। देखिए, नाम नहीं याद होता है सबसे। ठीक है, कि कोशिका का खोज कौन किया था, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारा। तो देखिए, कोई भी चीज़ को बहुत अगर कोई छोटी चीज़ है तो उसको हम लोग हुक से निकालते हैं। ठीक है, जैसे हाथ में अगर कोई बहुत छोटा चीज़ फंस जाता है तो उसको हम हुक से निकालते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, कोशिका भी बहुत छोटी है, इसीलिए कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। लेकिन ये मरी हुई कोशिका की खोज किया था। क्या किया था? ये मरी हुई कोशिका का खोज किया था। ठीक है, ये जीवित कोशिका, देखिए मरी हुई कोशिका का खोज करे या जीवित कोशिका का खोज करे, खोज तो सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये मरी हुई कोशिकाओं की खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इसीलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर देखिए, बाद में जीवित कोशिका की खोज की गई। पहले मृत कोशिका खोजा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, फिर जीवित कोशिका खोजी गई। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? केंद्रक की खोज हुई। केंद्रक की खोज किसने किया था? 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए, केंद्रक, कोई भी चीज़ का केंद्रक आप देखिएगा तो ब्राउन कलर का होगा। नाम ऐसे याद रखिएगा। जैसे आप आम खाते होंगे तो आम की गुठली ब्राउन कलर की होती है। आप जामुन खाए होंगे, जामुन की गुठली ब्राउन कलर की होती है। इसी तरह से वो भी क्या है? जामुन क्या है? जामुन का जो बीज होता है वो जामुन का केंद्रक होता है। इसी प्रकार से केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। इस तरह से लॉजिक लगाकर आप नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोश का सिद्धांत किसने दिया था? कोश का सिद्धांत साइडन एवं स्वान ने दिया था। ये जो है ना ये कोशिका सिद्धांत यही है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए नाम लिखा हुआ है। किसने बोला था शरीर की छोटी इकाई है? किसने बोला था संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है? किसने बोला शरीर पूरी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? ये बोला था साइडन एवं स्वान ने। ये बोला था साइडन एवं स्वान ने। ठीक है, चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप इसका, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, यही हमारी कोशिका है। ये जो आपका ये फिगर आपको दिख रहा है, ये कोशिका है हमारा, ये आपका सेल है ये। ठीक है, कोशिका। देखिए, इसमें बहुत सारा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बाहरी परत आपको दिख रहा होगा, ये कोशिका झिल्ली है। फिर आपको अंदर ये लाल कलर का ये दिख रहा होगा, ये आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो आपको बताएंगे अभी कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। फिर आपको ये जो गोल टाइप का दिख रहा होगा, आपको ये जो गोल टाइप का दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये केंद्रक है। ठीक है,
इसके अंदर देखिए ये जो ये दिख रहा है ये डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, ये डीएनए है। आपको अभी हम बताते हैं, ये सारे बहुत सारे अंग कोशिका में पाए जाते हैं। ये फोटो देख लीजिए, यही होता है कोशिका, ये कोशिका का इमेज है, ठीक है, ये 3D इमेज है कोशिका का। अब देख लिए, देखिए अब इसके बारे में बताते हैं कोशिका में कितने सारे अंग पाए जाते हैं। उससे पहले जान लीजिए कोशिका के बारे में बहुत सारे कुछ फैक्ट्स जो होते हैं, कोशिका के बारे में फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए मृत कोशिका को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका, देखिए ओवरऑल का बात हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्म। क्या होता है, माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका, देखिए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का। ये ओवरऑल बात किया जा रहा है, ठीक है, ये किसका बात किया जा रहा है, ओवरऑल बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका। देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका जो पुरुष का जो स्पर्म होता है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, ये मानव की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा ओवम, जो फीमेल में पाया जाता है। ओवम किस में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। और शुक्राणु किस में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है, ठीक है, शुक्राणु मेल में पाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका, देखिए सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में होती है। ब्रेन में जो तंत्र का तंत्र है, जिसको न्यूरॉन सेल बोलते हैं, यही न्यूरॉन सेल क्या है, हमारे सबसे लंबी कोशिका ये होती है, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता सेल डिवीजन, क्योंकि ये 90% न्यूरॉन सेल से बना होता है। ब्रेन का जो तंत्र का तंत्र है, ये 90% न्यूरॉन सेल से बना होता है, और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और आपको पता होगा कि सेंट्रोसोम ही क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। यही क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, ठीक है। तो जब सेंट्रोसोम ही नहीं होगा तो बताइए न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन कौन करेगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप सुनते होंगे कि ब्रेन में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ब्रेन में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, आप सुने होंगे। तो जब सेल डिवीजन हो नहीं रहा है तो फिर कैंसर कैसे हो गया। तो देखिए इसमें 10% गिलियल सेल पाया जाता है। ब्रेन में, ब्रेन के तंत्र में 10% गिलियल सेल पाया जाता है, और इस गिलियल सेल में ये सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। इस गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, और यही कैंसर को जन्म दे देता है, ठीक है, यही कैंसर को जन्म दे देता है। समझ में आ गया। तो तंत्र का तंत्र 90% न्यूरॉन सेल से बनी होती है। न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है, और इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। 10% गिलियल सेल का बना होता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है, और ये सेल डिवीजन करता है, इसीलिए यहाँ पे कैंसर को जन्म दे देता है, ठीक है। देखिए सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन किसका होता है, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर का हो जाता है। अगर आपके पेट में यानी कि आपके लीवर में कोई भी अगर चाकू मार दे, ठीक है, कोई भी आपको चाकू मार दे, तो लीवर क्या है कि अपने आप इतना तेज़ी से सेल डिवीजन करेगा, ये खुद को ठीक कर लेगा, ये खुद को ठीक कर लेगा, बहुत तेज़ी से ये ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन सबसे तेज़ होता है। परीक्षा में पूछेगा सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन सबसे तेज़ी से कौन करता है, तो लीवर करता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के अंग, ठीक है। कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स को राजधानी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी होता है। आप सब के बारे में पढ़ेंगे। आप ये फिगर में जो दिख रहा है ना, ये 10 के 10 ये जो सब इस फिगर के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि बारी बारी से समझेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे कोशिका अंग है। ये क्या है, कोशिका अंग है। ये सभी के सभी, ये जो सभी के सभी ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रुक गया था, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी। देखिए अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म 80% वाटर से बना होता है, ठीक है। ये गाढ़ा पदार्थ होता है और ये जीवन का आधार होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म 80% वाटर से बना होता है, ये गाढ़ा पदार्थ होता है और ये जीवन का आधार होता है। 1% का अगर कमी होगी, अगर प्रोटोप्लाज्म में
1% की कमी होगी तो आपको प्यास लगेगा, लेकिन अगर 10% की कमी होगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, 10% की कमी से आपकी मृत्यु हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म की खोज कौन किया था? प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे किया था। प्रोटोप्लाज्म की खोज कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था। इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती है, जितना भी बॉडी का जैविक क्रियाएं हैं सब प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में तो देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होता है? जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए कोशिका है, तो इसका जो बाहरी दीवार है ना, ये जो बाहरी दीवार है यही कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका को ढक करके रखता है, ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है। कोशिका के सारे अंग इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कोशिका को चोट लगने से भी बचाता है, ये कोशिका को चोट लगने से बचाता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है। क्या होता है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि ये जरूरी चीज़ों को अंदर जाने देगा और फालतू चीज़ों को ये अंदर जाने नहीं देता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अर्धपारगम्य। चलिए, तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। कुछ नहीं, जैसे कि आप बाज़ार से सामान लाते हैं तो आपको एक थैली दिया जाता है, उसी थैली में ये आपका सारा सामान होता है और वो सामान को गिरने से बचाता है। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको ढक करके कौन रखता है? कोशिका झिल्ली। ये बाहरी आवरण होता है, एक पतली सी परत होती है, वही इसको बचा के रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब समझते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? सूत्रकणिका। देखिए, ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इसमें ऑक्सीशोषण होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीशोषण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का शोषण होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र आपको आगे समझाएंगे कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। क्रेब्स चक्र जब इसमें चलता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और प्लस में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऊर्जा बनता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। तो ऊर्जा बनने के कारण इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। सवाल आएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। आप यहाँ पे फिगर में देखिए, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर ना इस तरह का संरचना होता है। ठीक है, हेलिक्स टाइप का इस तरह का संरचना होता है। यही आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, यही आपका। ठीक है, रेड कलर का जो दिख रहा है ये 3D इमेज है ये। अब समझते हैं हम लोग राइबोसोम क्या होता है। देखिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। अब राइबोसोम, देखिए, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इसकी खोज प्लेडे ने किया था। इसकी खोज प्लेडे ने किया था। ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। सबसे छोटा अंग नहीं है, ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। ठीक है, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम ये दाने दाने टाइप का होता है, दानेदार होता है। ठीक है, इस तरह का दानेदार होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी तरह का ये होता है राइबोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़ा फिगर में देख लीजिए, यही है आपका राइबोसोम, सॉरी यही आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस टाइप का संरचना अंदर में, यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। देखिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर अगर हम राइबोसोम को बांटें तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S 80S। 70S 80S। 70S क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसके अंदर 70S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव अविकसित होते हैं। ठीक है, ये विकसित नहीं होते हैं। आपको आगे बताएंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक में जीव जंतु आ जाता है, जैसे कैसे याद रखिएगा, यू जैसे आप हम सब, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है, जिसमें जीवन है। ठीक है, जो पूरी तरह से जीवित है, विकसित है, उसको यूकैरियोटिक बोलता है। तो 80S किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। और 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया वायरस आ जाता है। ठीक है ये सब प्रोकैरियोटिक में आ जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम दो प्रकार के, 70S 80S। 70S किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में, और 80S यूकैरियोटिक में। अब समझते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी क्या होता है। यहाँ पे आपका जो देखिए पीला रंग का जो आपको दिख रहा है ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये क्या है आपका? गोल्जी बॉडी। ये परिवहन का काम करता है। जैसे कि कोई अगर कोशिका के अंदर मर गया, कोई अगर मान लीजिए मृत हो गया, मर गया, तो उसको उठा करके ये ले जाता है, परिवहन का काम करता है। ठीक है, उसको उठा करके वहाँ से दूसरी जगह पे ले जाता है, उसको दफन करने के लिए।
इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी को खोज कैमिलो गोल्जी, बहुत आसान है, नाम याद रखना। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका काम क्या है? परिवहन का काम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। ज़रूरत के सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और जो खराब हो चुका है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसी का काम है, गोल्जी बॉडी का काम है, ठीक है। ये परिवहन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो आपको फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल का मतलब हो गया कि जैसे आपके घर में जो पिलर होता, पिलर क्या करता है? आपके पूरे घर को, आपका ये जो पूरा घर है, तो पिलर क्या करता है? पूरे घर को खड़ा करके रखता है। अगर पिलर को हटा दिया जाए, ठीक है, अगर पिलर को हटा दिया जाए तो पूरा घर गिर जाएगा आपका। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो आपकी कोशिका पचक जाएगी, ठीक है, कोशिका पचक जाएगी, फिर मर जाएगी। तो ये आंतरिक कंकाल का, जिस तरह से हमारे शरीर में हड्डी है हमारे शरीर को सीधा रखती है, उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये आंतरिक कंकाल यानी एक हड्डी का काम करता है, और ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, ये अंदर से सहायता करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है खुरदरा यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकना होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फैट बनाता है। ऐसे भी फैट क्या होता है? चिकना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि स्मूथ क्या, नाम से पकड़िए ना, स्मूथ है तो स्मूथ मतलब चिकना क्या होता है? फैट यानी बसा, तो कार्बोहाइड्रेट और बसा बनाएगा स्मूथ वाला। और जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन बनाएगा। क्यों बनाएगा प्रोटीन? यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा है येलो कलर का, यहाँ को आपको दिख रहा होगा येलो कलर का डॉट डॉट डॉट, देखिए मेरे पेन को देखिए, ठीक है, ये जो येलो कलर का डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उसके ऊपर ये चिपका रहता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाता है। क्यों प्रोटीन बनाता है? क्योंकि ये इस पर राइबोसोम चिपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से देखना है तो देख लीजिए, ये आपका जो गुलाबी कलर का दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम है, ठीक है। और ये जो आपको गोल गोल दाने दाने दिख रहा है, दानेदार टाइप का दिख रहा है, ये आपका राइबोसोम है, ये चिपका रहता है इस पे। तो क्वेश्चन आएगा राइबोसोम कहाँ चिपका रहता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेंट्रोसोम के बारे में समझते हैं। सेंट्रोसोम, इसको ना हिंदी में तर्ककाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्ककाय। सेंट्रोसोम देखिए ये कोशिका विभाजन करता है। अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा ना तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। कोशिका विभाजन होने के लिए सेंट्रोसोम जरूरी है। अब आपको पता है न्यूरॉन सोल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम कहाँ होता है? तो ब्रेन के गिलियल सेल में होता है, ठीक है, 10% वाले भाग में, आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये न्यूरॉन में, मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल है तो ये न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है, न्यूरॉन में ये नहीं पाया जाता। इसकी खोज बोबरी ने किया था, इसकी खोज बोबरी ने किया था, ठीक है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता। ये आप समझ गए सेंट्रोसोम, ये मेनली इसका काम है कोशिका विभाजन करना। अब समझते हैं लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, इसकी खोज डी डुबे ने। लाइसोसोम का काम क्या है? पाचन करना। क्या करना? पाचन करना। इसके अंदर ना जल अपघटक एंजाइम होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी अंग कार्य ना करे तो उसे नष्ट कर देता है। कैसे? इसके अंदर जो एंजाइम होता है ना, ये देखिए आप फिगर में यहाँ पे देखिए लाइसोसोम, इसके अंदर आपको लिक्विड टाइप का दिख रहा होगा, यही क्या है? एंजाइम है। यही क्या है? एंजाइम है। तो कोई भी काम अगर नहीं कर रहा है कोशिका के अंदर तो उसको ये नष्ट कर देता है। अगर पूरी कोशिका कार्य ना करे तो, अगर पूरी कोशिका कार्य ना करेगा तो ये खुद फट जाएगा, ये खुद फट जाएगा और सबको मार देगा, ठीक है। इसीलिए इसको एटम बम बोलते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, इसीलिए आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, फिर देखिए केंद्रक की बात करें। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। देखिए सबसे मेन पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये क्या करता है? पूरे इसको कोशिका को कंट्रोल करता है, पूरी कोशिका को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका काम क्या है? कोशिका को नियंत्रित करना, कोशिका को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। तो केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए पाया जाता है और 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं, ठीक है।
और ये पूरा सबको क्या करता है, कंट्रोलर है ये, इसलिए इसको ब्रेन बोलते हैं कोशिका का। कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर, और सेंट्रोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। देखिए डीएनए और आरएनए एक अलग चैप्टर है और क्रोमोसोम भी अलग चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वैक्यूल्स क्या होता है, देखिए वैक्यूल्स मतलब रसधनी, ये रस यानी कि वाटर स्टोर करके रखेगा ये वाटर स्टोर करके रखेगा। जंतु में रसधनी छोटा होता है और पादप में रसधनी बड़ा होता है। याद कैसे रखिएगा, पेड़ पौधे बड़े होते हैं इसीलिए पेड़ पौधे के रसधनी बड़ा होता है, और जंतु छोटे होते हैं इसीलिए जंतु का रसधनी छोटा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए रसधनी है, ये देखिए ये प्लांट का है, पादप का, और ये देखिए एनिमल का रसधनी है। तो देखिए आप खुद ही बताइए रस किस में ज़्यादा है, तो पादप में ज़्यादा है, इसलिए पादप का रसधनी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आप बड़ा में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। इसके कोशिका के टाइप्स भी होते हैं, फिर क्रोमोसोम होता है, आरएनए डीएनए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम जानेंगे कोशिका के आगे का टॉपिक का। ये कोशिका का पार्ट 1 था, आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आया होगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।